हेलो बच्चों, मैं हूँ रीति नखाते। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में सब्जेक्ट बायोलॉजी का फर्स्ट ही चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसे पढ़ने से पहले थोड़ा अपन बेसिक देख लेते हैं, जो 11th क्लास में पढ़े थे अपन ने कि पादप का वर्गीकरण कैसे होता है। तो पादप को दो भागों में बांटा गया है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में अब मतलब ऐसे पादप होते हैं जिनमें पुष्प नहीं खिलते, और फेनेरोगैम्स पुष्पी पादप कहलाते हैं। इनमें बीज बनते हैं और ये बिना बीज वाले होते हैं। क्रिप्टोगैम्स को फिर से 3 क्लास में भाग में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में मुख्यतः बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल आते हैं। जो ब्रायोफाइटा होता है ये पादप जगत का उभयचर कहलाता है, क्योंकि ये नम स्थानों में ही ये प्लांट पाए जाते हैं। उसके बाद में जो टेरिडोफाइटा है, यहाँ से संवहनी पूल मतलब जाइलम और फ्लोएम बनना शुरू होते हैं। इसके बाद में हम देखें फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स में 2 क्लास में डिवाइड किया है इसको, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी। ऐसे इनमें बीज तो बनते हैं मगर इन बीजों में आवरण नहीं होता। और एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी। इनको फिर से 2 क्लास में बांटा है, मतलब 2 भागों में बांट दिया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप। ठीक है, जिनके बीज में एक बीजपत्र होता है और इसमें 2 बीजपत्र होता है। तो इस प्रकार से अपन ने थोड़ा बेसिक देख लिया प्लांट का, कि प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। अब अपने को मुख्य रूप से इस चैप्टर में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ना है। तो लैंगिक जनन थोड़ा समझ लेते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन में मुख्यतः नर युग्मक और मादा युग्मक की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखते हैं, नर युग्मक मतलब मेल गैमेट और मादा युग्मक मतलब फीमेल गैमेट। इनका निषेचन संयोजन फ्यूजन होता है। निषेचन की प्रोसेस से बनता है युग्मनज। ठीक है, जो युग्मक होते हैं ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद में निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। ये कैसा होता है, द्विगुणित हो जाता है ना। और युग्मनज बनने के बाद, जाइगोट बनने के बाद भ्रूण बनता है और भ्रूण से पादप बनता है। तो हम आवृत बीजी पादपों में हमको लैंगिक जनन को देखना है। तो यहाँ पर पादप में लैंगिक जनन इस चैप्टर का अपन थोड़ा ओवरऑल देखें तो यहाँ पर हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि निषेचन पूर्व, ये निषेचन के पूर्व क्या घटनाएं हो रही है ना। तो इनको अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद में निषेचन किस प्रकार से हो रहा है, क्या प्रोसेस होती है, तो इसका भी अपन पूरा डिटेल देखेंगे। इसके बाद में निषेचन पश्चात घटना, निषेचन के पश्चात कौन सी घटनाएं हो रही है, इसे भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके पश्चात असंग जनन, ऐसे कुछ शब्द है, शब्दावली है, इनको भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। असंग जनन, बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन और असंग जनन के महत्व। तो इस प्रकार से अपन एक ओवरऑल इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का एक ओवरऑल अपन ने देख लिए। इनको अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि पुष्प की संरचना क्या है ना, क्योंकि पुष्प की संरचना जानना बहुत जरूरी है, तभी अपने को ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो एक प्रारूपिक पुष्प की यहाँ पर संरचना बनी हुई है। एक प्रारूपिक पुष्प है जिसमें ये कहलाता है पुष्पासन। पुष्पासन और पुष्पासन पुष्पावली व्रंत से तने से लगा हुआ होता है, कक्षस भाग से लगा हुआ होता है। ठीक है, अब पुष्प के अगर भाग देखें तो पुष्प के या अंग देखें, पुष्प में 4 चक्र होते हैं, ये पता होना चाहिए। जो पहला चक्र होता है इसमें भी अपन देख लेते हैं कि पुष्प के भाग, तो पुष्प के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक आवश्यक अंग होता है। आवश्यक अंग में जो अपना मादा जननांग है, मादा जननांग मतलब कि जायाम। उसके बाद में नर जननांग
पुमंग, ये पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं। उसके बाद में दूसरा सहायक अंग। सहायक अंग भी दो होते हैं, पहला बाह्यदल पुंज और दूसरा दल पुंज। ठीक है, तो इन सभी अंग को देखते हैं यहाँ पर। तो ये सारे अंग जो हैं ये पुष्पासन पर लगे हुए होते हैं। ठीक है, इन्हें 4 चक्र में डिवाइड किया गया है। जब ये चारों चीज़ें पुष्प पर, पुष्पासन पर लगे हुए होते हैं तो इसे एक प्रारूपिक या पूर्ण पुष्प कहा जाता है ना। तो पुष्पासन पर सबसे पहले देखते हैं, ये है बाह्यदल। जनरली ये पुष्पों में ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद में हम देखें, ये कहलाता है दल। ठीक है, ये कलरफुल हो सकते हैं। अब इसके बाद में ये अगर दो से अधिक है तो इनको पूरा बाह्यदल पुंज कहा जाता है। इसी प्रकार से दल, मतलब अगर समूह में है तो इन्हें दलपुंज कहा जाता है। इसके बाद में हम इसका जो तीसरा चक्र है देख लेते हैं, मादा जननांग। मादा जननांग ये होता है जिसको जायांग कहते हैं, जायांग या स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर की भी बात करें तो इसके भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं ये देखते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग होता है वर्ती काग्र, बीच का भाग जो होता है वर्ती का, और नीचे जो भाग होता है जो पुष्पासन से लगा हुआ होता है इसे कहते हैं अंडाशय। ठीक है, तो इस प्रकार से स्त्री केसर में भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं पुमंग की बात करते हैं। तो जो पुमंग होता है, पुमंग होता है, पुमंग को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये ऊपर जो फ्रंट वाला जो भाग होता है इसको कहा जाता है परागकोश। ठीक है, और परागकोश ये पुष्पासन से लगा हुआ होता है। इस भाग को कहा जाता है पुतंतु। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 भागों से मिलकर क्या बनता है, पुमंग। ये जो पुमंग है ये नर जननांग होता है, और यहाँ पे जो परागकोश है, परागकोश में ही क्या होते हैं, लघु लघु बीजाणु धानी, और लघु बीजाणु धानी में ही इसका निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है। पराग कण ही क्या है, नर युग्मक, नर युग्मक, या इसी को लघु बीजाणु बीजाणु बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनको भी अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर जो स्त्री केसर है ये क्या है, मादा जननांग, पुष्प में मादा जननांग, स्त्री केसर या इसको जायांग भी बोल सकते हैं। और मादा जननांग में यहाँ पर अगर हम बात करें अंडाशय की, तो यहाँ पर अंडाशय में इस स्ट्रक्चर को भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर होता है गुरु बीजाणु धानी, मतलब कि बीजांड, और बीजांड के अंदर ही यहाँ पर अंड कोशिका बनती है, और अंड कोशिका ही क्या कहलाती है, मादा युग्मक। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने पूरा पुष्प का स्ट्रक्चर देख चुके हैं कि पुष्प में कौन सा भाग कहाँ होता है, किस प्रकार से इसकी संरचना होती है, और कौन से भाग हैं। ये पुष्प की संरचना ये हो गई। थैंक यू।